गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपने गैस स्टेट का लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, सारे गैसेस लॉ पढ़ चुके हैं। गैसेस लॉ के बाद आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ने से पहले हमें दो टर्म समझ में आनी चाहिए। एक तो टर्म होती है डिफ्यूजन और एक होती है इफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी गैसेस सब्सटेंस का या गैसेस का किसी भी गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करना, वो कहलाता है आपका डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। और ये जो प्रोसेस होगा आपका, वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस आपके दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, नेचर में जो अपने आप होते हैं, ठीक है, उन्हें कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उनको बस हमें या तो वो अपने आप हो जाएंगे या फिर हमें थोड़ी सी मतलब उनको थोड़ी सी एनर्जी या थोड़ी पावर देनी पड़ेगी या फिर थोड़ी इनिशिएशन देना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। जैसे आपका सबसे मेन एग्जांपल तो यही है कि जैसे झरने से आपका पानी नीचे गिरता है, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जांपल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है। ठीक है, मान लो या फिर गेंद को हम यहाँ से छोड़ें, ठीक है, ऊपर से, तो वो नीचे आके पड़ेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ऊपर से जो बॉल नीचे आ रही है तो वो आपका क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। इसके बाद यदि हमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देखना हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जिसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े वो प्रोसेस करने के लिए, जो नेचर में खुद ना होता हो। जैसे पानी झरने से नीचे आ रहा है, वो तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मान लो पानी को हम झरने के ऊपर ले जाना चाहें तो वो तो अपने आप जाएगा नहीं, उसके लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई पंप लगाना पड़ेगा या फिर मोटर लगानी पड़ेगी, तभी तो ऊपर जा पाएगा। तो वो हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो जो आपका डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो आपका एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका मतलब वो खुद भी खुद होगा। ठीक है, उसमें जो गैसेज होगी वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? वो फ्लो करेगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आप जैसे आप परफ्यूम का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो परफ्यूम यहाँ पे जैसे परफ्यूम की कोई बोतल है, उसको रख दोगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा? उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। क्यों? वो डिफ्यूजन की वजह से होगी। ठीक है, जो परफ्यूम की जो निकलती है उसमें गैस, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होती जाएगी। जहाँ पे परफ्यूम में वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, बाहर लोअर कंसंट्रेशन है, तो ऐसे फैलती 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 पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, तो वो होगा आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लो ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब इसमें भी जैसे ये डिफ्यूजन है, इसमें क्या हो रहा था? गैसेस मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे थे, और इसमें भी ऐसा ही होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे। वैसे इसमें फर्क क्या होगा? फिर सर पूछोगे आप कि सर इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो प्रोसेस होगा वो फ्रॉम टिनी होल से होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके एक गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा को आपने फुलाया, उसके आप उसको छोड़ दोगे तो उसकी सारी हवा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? आपका डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अंदर हायर कंसंट्रेशन थी, बाहर लोअर कंसंट्रेशन थी हवा की, तो जैसे उसने वो छोटा उसका माउथ गुब्बारे का, तो सारी हवा निकल गई। अब आपका इफ्यूजन प्रोसेस क्या होगा? जैसे आपने जो गुब्बारा भरा था, हवा भरी थी जिसमें गुब्बारे में एयर भरी थी, उस गुब्बारे को आप बांध के, धागे से बांध के उसका माउथ रख दो, पर शाम को मान लो उसमें कोई टाइनी होल था, ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं दिया सुबह। ठीक है, तो जैसे शाम को आप उस गुब्बारे को देखोगे तो उसकी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइनी होल से आपकी जो गैस है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो कर जाएगी, तो आपकी गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। ठीक है, तो जो वो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को कहेंगे हम इफ्यूजन। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था डिफ्यूजन और इफ्यूजन का। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिफ्यूज गैस, वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिफ्यूज गैस और द वॉल्यूम ऑफ द डिफ्यूज गैस और द मोल्स ऑफ द डिफ्यूज गैस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे हम स्पीड पढ़ते हैं, स्पीड क्या होती है? बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसी व्यक्ति ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में कितने टाइम में, ठीक है। ऐसे ही आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि भाई कोई भी जो आपकी गैस डिफ्यूज हो रही थी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, ठीक है, या कितनी वॉल्यूम डिफ्यूज हुई या कितने मोल्स डिफ्यूज हुए पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? डिफ्यूज गैस भाई जितना डिस्टेंस हुआ होगा डिफ्यूज का, ठीक है, अपॉन में टाइम टेकन, और वॉल्यूम ऑफ द डिफ्यूज गैस अपॉन में टाइम टेकन, और नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ डिफ्यूज गैस अपॉन में टाइम टेकन। ये होगा आपका रेट ऑफ द डिफ्यूजन। अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। ये लोग क्या कह रहा है कि जो आपका रेट ऑफ द डिफ्यूजन होगा, जो हमने आर लास्ट में निकाला था, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, ठीक है, और डेंसिटी भी कौन सी? स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। ये है बेसिकली आपका ग्राम्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, ठीक है। अब जो ये आपकी डेंसिटी है इसको हम वेपर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मोलिकुलर मास बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यदि इसको हम कांस्टेंट मान लें, 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो गई? मोलिकुलर मास के, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेपर डेंसिटी के, ठीक है। और वेपर डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलिकुलर मास के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M लिख सकते हैं, क्योंकि जो वेपर डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलिकुलर मास के। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में M मोलिकुलर मास के। ये तो केवल एक गैस के लिए हो गया। यदि हमें 2 गैसेस के लिए लिखना हो तो क्या होता है हमारा? R1 मान लीजिए फर्स्ट गैस के लिए है अपॉन में रूट M1। यदि दूसरी गैस के लिए लिखना हो तो क्या आएगा? R2 1 अपॉन में रूट M2। अब इनका रेशो ले लेते हैं। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन में M1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। सेम ऐसे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं डेंसिटी के लिए? ठीक है, तो रूट D2 अपॉन में रूट D1, क्योंकि जो R है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रूट M1 नीचे आएगा, रूट M2 ऊपर आएगा। इसमें भी रूट D1 नीचे आएगा और रूट DT ऊपर आएगा। अब हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कितनी डिफ्यूज हो रही है पर यूनिट टाइम के रूप में, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रेट का? कितनी वॉल्यूम डिफ्यूज हो रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो V अपॉन में T फर्स्ट गैस के लिए लिखेंगे और दोनों फर्स्ट गैस के लिखेंगे तब ये फॉर्मूला आएगा R1 इक्वल टू V1 अपॉन में T1। सेकंड गैस के लिखेंगे तो आएगा R2 इक्वल टू V2 अपॉन में T2, ठीक है। अब इन दोनों का फिर से रेशो ले लेते हैं, ठीक है। तो रेशो लेने के बाद क्या आएगा? V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू T2। ये फॉर्मूला आएगा आपका जब हम इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले बराबर है। R1 अपॉन में R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन में M1, उसके बाद रूट D2 अपॉन में D1 और V1 T2 अपॉन में T1 V2। ये सारे फॉर्मूले एज इट इज है, मतलब एक जैसे हैं, ठीक है। कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली इस फॉर्मूले से आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम ये मिटा दूं, ठीक है। अब हम ये जब कब लिया था? जब आपका टेम्परेचर और जो आपका प्रेशर है वो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तब आता है। R1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू
रूट m2 अपॉन में m1 इक्वल टू रूट d2 अपॉन में रूट d1 इक्वल टू b1 t2 अपॉन में t1 v2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये तो कब था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब हम मान लें कि केवल हमारा जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर आपका कांस्टेंट नहीं है, तो जो आपका फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू P1 रूट M2 अपॉन में P2 रूट M1 इक्वल टू P1 अपॉन में P2 रूट D2 अपॉन में D1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपके कांस्टेंट हो। और ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब आपका केवल टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये पूरा था आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, तब आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास न्यूमेरिकल है। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास दो गैस दी गई है, NH3 और CO2। वो बोल रहा है कि विच विल डिफ्यूज फास्टर और रिलेटिव रेट और बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन में M1। ठीक है, तो सबसे पहले इनका मोलिकुलर मास निकालते हैं। इसका मोलिकुलर मास आएगा 14 + 3 इक्वल टू 17 और इसका आएगा 12 + 32 इक्वल टू 44। ठीक है, तो अब इनका भाई अब देखते हैं कि भाई जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मास के। इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, उतनी ही कम क्या हो गया, उसका रेट होगा। अब इसका एक एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं कि भाई जैसे रेस हो रही है, कुछ मोटे लड़के हैं, कुछ पतले लड़के हैं स्लिम से। अब रेस होगी तो रेस में फर्स्ट कौन आएगा, भाई जो मोटे लोग हैं वो तो भाग नहीं पाएंगे क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो पतले और जो स्लिम है वो फर्स्ट आएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता है, जितना भारी मॉलिक्यूल होगा वो उतने उसका कम स्पीड होगा। ठीक है, वो डिफ्यूज कम कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से उसका रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, और जो जितना हल्का होगा वो उतना फास्ट मूव करेगा और जो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें देखिए, बता भाई किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, भाई इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। यदि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो इसका रेट क्या होगा, इसका रेट आपका कम होगा। ठीक है, और ये हल्का है। ठीक है, NH3 गैस हल्की है। ठीक है, तो इसका रेट क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें दूर से दिख रहा है कि NH3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा और CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, आपका बहुत कम होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि इसका रिलेटिव रेट बताओ। तो रिलेटिव रेट बताने के फॉर्मूला है R1 अपॉन में R2 इक्वल टू रूट M2 अपॉन में M1। ठीक है, इसका मान लो रेट R1 है, मास M1 है। इसका रेट मान लो रेट R2 है, मास M2 है। ठीक है, तो R1 अपॉन में R2 इक्वल टू रूट M2 क्या है, M2 का मास रूट 44 अपॉन में रूट 17। इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका आएगा रिलेटिव रेट। तो ये था आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। थैंक यू।